वहाँ कितनी भी भीड़ हो, आपकी बॉडी कोई टच नहीं करेगा। अच्छा। और गलती से भी कोई टच होगा, ओह सॉरी सॉरी, मतलब इतना बंदों का जो तहजीब, जो वर्ड है ना हम कहते हैं संस्कार और तहजीब, वो मुझे वहाँ देखने को मिले। किसी भी महिला ने, जैसे मैं जिम जाती थी तो जिम में बहुत छोटी ड्रेस पहन के आती, कोई नहीं मुड़ के देख रहा उनको। अच्छा मैडम, थोड़ा सा दोबारा से एक बार विदेश पे चलते हैं। ओके। फ़ॉरेन में स्कूली शिक्षा के बारे में आपने बताया और आपने वहाँ की सोशल जो कनेक्ट है उसके बारे में बताया। वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, मतलब क्या वो, जैसे हमारे यहाँ ना पेरेंट्स को लेकर के बड़ी इमोशनल रहते हैं लोग, सेवा करते हैं या नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन सुनने में बहुत आता है माँ बाप की सेवा करो, ये करो वो करो। वहाँ क्या माँ बाप का बच्चों के साथ, जैसा कि वहाँ अमेरिका में या कनाडा में विदेश की धरती पे माँ बाप की ज़्यादा वो नहीं तो ओल्ड एज में चले जाते हैं, या बच्चे 18-19 के अलग घर बना लेते हैं, क्या हकीकत क्या है? बोले आप 15 मिनट बाद आपकी टर्न, मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया कि 15 मिनट हम गाड़ी में जाके बैठ के डॉट 15 मिनट में वही महिला जो आई थी स्ट्रिक्टली बोलने वाली, वेलकम वेलकम। तो मैं हैरान हूँ कि 15 मिनट अपने यहाँ कोई आ गया तो हम ये जवाब नहीं दे सकते। नहीं देते, नहीं। हम तो ये कहेंगे कोई बात नहीं जी, आना था ठीक है, 1 घंटा पहले आ जाए कि भाई आप किराएदार हैं, आपने आना है। जैसे मैं बताया गया था ना कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, तो वो अंतर आज आप छात्रों से पूछोगे तो वो आंसरेबल कम मिलेंगे आपको, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य को तकरीबन वो सिमिलर सा देखते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होता है और उद्देश्य अनेक होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो और अच्छी चीज़ वो लोग सच बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं, किसी को बुरा लगे उनको कोई मतलब नहीं। अपने यहाँ तो आधा टाइम तो हम औपचारिक रूप से झूठ बोलते हैं मन रखने के लिए, वो नहीं बोलते झूठ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कुछ कहना सीधा कहना है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान है मैडम राजेश नांदल। आप एजुकेशनिस्ट हैं और मैडम को हमने स्टूडियो में स्पेशली इसीलिए इनवाइट किया है क्योंकि मैडम यहाँ कई सालों तक शिक्षा जगत से जुड़ने के बाद अभी फ़ॉरेन में भी काफ़ी लंबे टाइम से रह कर आई हैं। वहाँ की चीज़ों के बारे में फेसबुक के माध्यम से भी लिखती रहती हैं। तो मैडम से हम जानेंगे क्या है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बाहर के एजुकेशन सिस्टम और भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें, जीवन, कई सारी बातें आज करेंगे। मैडम आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी मैडम। और हमारे जितने भी श्रोतागण साथ जुड़े हैं, दर्शक साथ जुड़े हैं, उन सभी को भी मेरा नमस्कार। और अभी आपने पूछा है कि यहाँ की शिक्षा और वहाँ के बारे में, तो एक जो सबसे मेन डिफरेंस है वो मैंने पाया है कि यहाँ पे हम अपना एक फिक्स सिलेबस है, उसमें कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज हम ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। थ्योरेटिकल जैसे बच्चे प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हैं, उनको खास स्किल बेस्ड नॉलेज हम प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ पे थ्योरी पे फोकस नहीं करते वो लोग, स्किल बेस्ड, कि उस बच्चे को 10th 12th के बाद इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी आजीविका कमा सके। अपने यहाँ हम देखें तो AA PhD शुरू कर दी, क्योंकि हमें क्या है कि एक तो हम लक्ष्य को लेके नहीं चलते, हम उद्देश्य लेके चलते हैं। अच्छा, जैसे मैं बताया गया था ना कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, तो वो अंतर आज आप छात्रों से पूछोगे तो वो आंसरेबल कम मिलेंगे आपको, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य को तकरीबन वो सिमिलर सा देखते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होता है और उद्देश्य अनेक होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10th तक बच्चा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर वो साइंस में अच्छा नहीं रहा, बायोलॉजी में वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे नहीं कर पा रहा, तो 10वीं के रिजल्ट के बाद उसका लक्ष्य बदल जाएगा, क्योंकि उसको स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे कि नंबर कम है, बच्चा कमज़ोर है। फिर बच्चा देखेगा कि मैथ में यदि अच्छा तो कॉमर्स में जाएगा, और यदि मैथमेटिक्स में भी अच्छा नहीं तो फिर आर्ट साइड के लिए उनको हम करते हैं कि भाई आप ना फाइन आर्ट ले लो, कुछ और ले लो, वो भी चॉइस से कि बच्चा वीक है तो इन सब्जेक्ट को चला लेगा। तो मेन क्या है कि हम अपने बच्चे को यदि ये बताते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए लक्ष्य क्या है। लक्ष्य में कहते हैं कि एक दिन में दिन क्या है, 24 आवर्स इन ए डे, दिन और रात। तो वो 24 आवर्स क्या था कि उसमें लीजेंड्स भी आए हैं, निकम्मे भी आए हैं, चोरू चक्के भी आए हैं, और
मर्डर भी उसी में शामिल है। तो मेन उस 24 घंटे में से हम अपने बच्चों को उस लक्ष्य को पाने के लिए कितना समय दे पाते हैं, सबसे बड़ी कमी है जी। क्योंकि हम लक्ष्य को उद्देश्य में परिवर्तित करते जाते हैं कि नहीं चल ये कर लो ये कर लो। फाइनली बच्चा डिग्री लेके घूमता है, तो उस डिग्री के बाद उसके खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एम ओरिएंटेड होते हैं कि लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए खूब जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर तरह के एंट्रेंस को क्लियर करते हैं। उनकी शायद लकी पेरेंट्स हैं वो भी कि ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपने करीब 3 दशक से भी ज़्यादा शिक्षा को इंडिया में दिए हैं जी। और बाहर कौन कौन से देश आप घूम के आए हैं? कुछ तो मैंने आपकी फेसबुक से कुछ सर्च किया है क्योंकि आपको फॉलो करते रहते हैं। तो कौन कौन से देश में आप गए हैं और वहाँ आपका बेटा और बेटी दोनों रहते हैं? थोड़ा सा लोगों को कनेक्ट करने के लिए बता दीजिए। मैं सबसे पहले कनाडा निकली इंडिया से। तो जब तक मैं कनाडा नहीं गई थी तो मेरे माइंड में जो हम मूवीज़ देखते थे तो एक अलग सा ही सीन था। उसके बाद वहाँ पहुँची मैं। वहाँ पहुँचने के बाद लगा कि ये है फॉरेन की। बेटी एक टेबल फैन लेके आई कि मम्मी गर्मी में हो सकता कभी ज़रूरत हो, आप इंडिया से आए हैं तो चला लेना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। बोले यहाँ इलेक्ट्रिशियन नहीं आता, डब्बा खोलो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, इसको इंस्टॉल करिए आप। अच्छा। तो मैंने कहा कोई नहीं आएगा कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, खुद ही करना पड़ता है। तो दूसरे दिन बेड की ज़रूरत थी कि हम तो ऐसे ही सो जाते हैं और आपके लिए बेड लेके आते हैं। वो बेड भी फोल्ड होके आया। बोले मम्मी ये भी ऐसे ही असेंबल करना है। तो हर काम बच्चा, भाई काम वाली, हमें तो आदत है कि सुबह काम वाली ने आना, सफाई करना। नहीं, वहाँ कोई काम वाली नहीं, खुद ही साफ करना। नहीं, सारे काम खुद करने। अब जो घरों का स्ट्रक्चर ऐसा कि ग्राउंड फ्लोर पे उनकी किचन है तो बेडरूम ऊपर है, वो होंगे 160-200 गज के बीच में। तो मैंने कहा बेटा सोने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। बाथरूम भी ऊपर है और हमने हाफ वॉशरूम तो कभी सुना ही नहीं था। वहाँ पे हाफ वॉशरूम का मतलब सिर्फ सीट रखे, नीचे नहाने का ऑप्शन नहीं। अच्छा। तो भाई नीचे सिर्फ ये जा सकते खाना खा के। अब हमारे जैसे सोचते क्या ऊपर नीचे घूमना है, ऐसे खाना खा के यहीं सो जाए, पर नहाने के लिए फिर ऊपर जाना। तो हम कहते कि यहाँ जो कंफर्ट जोन है ना, जो सुविधाएं हैं वो तो है अपनी इंडिया में। बाकी वहाँ जाके तो सारा दिन जो काम करना खुद ही करना है। खाना खा लिया, अब बर्तन भांडे धोने हैं तो या तो धो लो या फिर उनकी मशीनें हैं जो धोएंगी, डिशवॉशर में लगाएंगे। उस डिशवॉशर में लगाने के लिए भी धो पहले। अच्छा। कि सारी सब्जियां वगैरह रिमूव करो। तो बिटिया को देखा मैंने ऐसे करते हुए। अब मेरी जब टर्न आई, मैंने कहा बेटा इतना मेहनत करूंगी, फिर इसके अंदर डालूंगी, फिर निकालूंगी, मैं तो यहीं से धो के रख देती हूँ। क्योंकि हम लोग तो फिर भी शॉर्टकट सिंक में जुगाड़ मतलब इतना स्ट्रगलफुल लाइफ है उन बच्चों की। लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि फालतू की गॉसिपिंग का टाइम नहीं उनके पास। वो हम यहाँ कहते ना, फलाने ने यूँ कहा, मैंने ऐसा सुना, तो ना तो वहाँ कोई फलाना दिखा मुझे, ना कोई ऐसा सुनने वाला। वो कहते हैं ना कान, दीवारों के भी कान होते हैं। तो मुझे लगता है उनकी दीवारें भी बहरी हैं। अच्छा। कोई नहीं सुनता, कोई बात करने वाला नहीं। हाँ, जो बहुत पुराने यहाँ से गए हुए हैं 25-30 साल से वहीं वेल एस्टेब्लिश कंडीशन में है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे पार्क में भी शाम को सारे बुजुर्ग वहाँ बैठे होते हैं, महिलाएं हैं वो भजन गाती हैं। तो वहाँ जाके तो मुझे लगा जैसे इंडिया के पार्क में घूम रही हूँ मैं। अच्छा। कि सारे ना सब पर बहुत साफ सुथरे सभी बैठे हैं, खूब अपना गप्पे मारते हैं। 1.5 से 2 घंटा शाम को डेली का रूटीन उनका। अपना एक सोशल सर्कल सा बन जाता है। बिल्कुल। वहाँ पे भी जैसे पंजाब वाले एक तरफ बैठे हैं तो गुजराती महिलाएं, उनका अलग से ग्रुप था। हरियाणा वाली महिलाओं की संख्या कम थी, बाकी वो लोग ज़्यादा थे जी। तो मुझे 1-2 मिलते मेरे जैसे भूले भटके, वो अलग से उस पर बैठ जाते क्योंकि वो सब अपने अपने ग्रुप में शामिल हैं। मतलब सोशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपना देश तो यहाँ जब जो मर्जी किसी के पास जाके बैठ के आ जाओ। एक और अपने यहाँ तो जाके हम बेल बजा देते हैं, भाई आ गए जी। वहाँ टाइम लो पहले उनसे। अच्छा। कि टाइम लेके जाना। अभी बेटे अमेरिका थी मैं, तो बेटे ने कहा कि मम्मी घर देखने चलना है, मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ से वहाँ। गए, हमने बेल बजाई तो 15 मिनट बाकी थे उनके दिए हुए टाइम से। अच्छा। हमने बेल बजाई, बोले योर नेम पूछा, बोले आप 15 मिनट बाद आपकी टर्न। मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया कि 15 मिनट हम गाड़ी में जाके बैठ के डॉट 15 मिनट में वही महिला जो आई थी स्ट्रिक्टली बोलने वाली, वेलकम वेलकम।
तो मैं हैरान, मैंने कहा 15 मिनट अपने यहाँ कोई आ गया तो हम ये जवाब नहीं दे सकते। नहीं देते, नहीं हम तो ये कहेंगे जी कोई बात नहीं जी, आना था ठीक है, 1 घंटा पहले आ जाए कि भाई आप किराएदार हैं, आपने आना है। 1 घंटा लेट तक बैठे रहो। हाँ, तो मैंने जब देखा, मैंने कहा बेटा ये तेरा लास्ट मकान है, इस मकान को जब तू चेंज करेगा तो मैं तेरे को तेरे घर में बिठाऊंगी। तो मैंने अब की बार जाके सबसे पहले उसको मकान दिलवाया। मैं कहा भाई दोबारा नहीं जाना मुझे ऐसे कि कोई मुझे ये कहे 15 मिनट आप रुको। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी बहुत हैं, कुछ हमारे लिए हैरान करने वाली है। कुछ यहाँ का अपना माहौल यदि हम सोचे तो वहाँ उनके लिए हैरानी वाला है कि वो इतना टाइम कैसे है। तो कल्चरल शॉक लगा आपको? मुझे कल्चरल शॉक भी लगा, देन सोशली इमोशनली भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ उनके बहुत अच्छे हैं। यदि हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका मुझे अच्छा भी लगा। यहाँ से मैं पूरा एक बंडल भर के लेके गई दवाइयों का, एक भी दवाई मुझे काम नहीं आई। अच्छा। अदरवाइज यहाँ मुझे कभी गले के लिए ख़राब हो गया, कभी आईज में इन्फेक्शन हो गया डस्ट की वजह से, तो वो दिक्कत नहीं आई मुझे। मतलब जो हेल्दी खाना उनका, फ्रूट्स हैं, अपने यहाँ हम केला खरीदते हैं तो मेरे ख्याल में विद इन वीक हम उसको नहीं रख सकते बाहर। डाइनिंग टेबल पे मैंने रखा, तीसरे दिन तो उसमें से पानी निकल गया था। तो सोचो कि कितना वो है। वहाँ केले में लेने जाती हूँ तो कच्चे मिलते हैं। अच्छा। वो घर पे ही पकेंगे, वो हफ्ता 10 दिन तक आराम से उनको लेके आ जाओ। पर अपने यहाँ इतना हेल्दी मुझे नहीं लगा कि जैसे हम खरीदते हैं वो तो इतना अच्छा नहीं मिला। तो मुझे ये फूड पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कंट्री अच्छी लगी। हवा पानी अच्छा है, पर यह है कि नहीं जानते तो अकेलापन भी है। अब जैसे बेटा बहू सुबह चले जाते तो दिन भर फिर ये रील्स यही देखना, हमने हरियाणा का और क्या करना कुछ काम कर लिया। तो अब उनके जो जैसे क्लीनिंग करनी है, हमें तो आदत बचपन से ही, तो क्लीनिंग करके सारा बैठ जाते, तो वो बहू भी आके इनको कहती हुई, ओह गॉड मॉम यू आर सो स्वीट, आके जफ्फी पाती। मैंने कहा हरियाणा में तो सारा कर दो तो कोई दो प्यार के बोलना बोले मतलब उनके लिए वो चीज़ भी है। अच्छा, एक और, हम जैसे कपड़े धोते हैं तो हम सीधा बिलंगनी पे या तार से जब टंगे हुए इस पे टांगने, उनके वहाँ कपड़े मशीन एक धोएगी, ड्रायर में डाल दो, सूखे निकलेंगे कपड़े। अच्छा। खास प्रेस की भी जरूरत नहीं उन पे, सूखे अपना तय करके रख दो। जैसे अपने हाथों चलने से पहले क्रीज जमाएंगे, उन बच्चों को आदत नहीं, क्योंकि एक तो उनके टेक्सचर ऐसा, हम यहाँ कॉटन गर्मी में यूज करते हैं तो उनका टेक्सचर ऐसा है कि अपना उठाया पहना और चले गए। मैंने देखा कि रेयरली वो प्रेस की तरफ चलते थे, वो भी कॉन्फ्रेंस के लिए है या कुछ और है। ऑफिस में हम अपने यहाँ तो जैसे बहुत कंडीशंस है, ड्रेस कोड ये होना चाहिए, उनका ड्रेस कोड का कोई सीन नहीं। अब बेटा साइंटिस्ट है, सुबह आराम से टी शर्ट और ट्राउजर डाल के जाएगा, सारा दिन बैठा है। दूसरा, अपने यहाँ बायोमेट्रिक्स का चक्कर के इस टाइम पे नहीं आया एम्प्लॉय तो ये होगा। अब बेटा सुबह एक दिन गया 6:30 बजे कि आज मुझे दोपहर बाद कोई काम है, तो जितने आवर्स मेरे हैं ना उतने आवर्स में काम करके आ जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हें टोकते नहीं कोई भी? बोले नहीं, हमें काम करना होता, अपना जो गिवन असाइनमेंट है ना वो कंप्लीट करनी है। तो वो अपना उस दिन जल्दी आके दूसरा काम करने चला गया। मैंने कहा लीव के लिए अप्लाई, बोले यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, कैमराज लगे हुए हैं, टोटल टाइमिंग का वो हो जाता है। मैंने कहा भैया तुम्हारा अच्छा है, कोई पेन कॉपी डायरी कुछ नहीं, सारा काम कंप्यूटर्स पे। तो अच्छा लगा उनका भी। जैसे यहाँ बेटा पढ़ता था तो टीचर्स की कंप्लेन रहती थी, मैम इसकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती। अब उसको पेन ही नहीं उठाना पड़ता वहाँ पे, तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड। तो वो जो इतनी सुलेख लिखवाई थी वो सुलेख यहीं रह गए वो सुलेख यहीं रह जाते, सुलेख यहीं रह गए। बिल्कुल, ये बढ़िया हुआ। हाँ। तो बेटी का मन वहीं, अब इंडिया याद आता उनको? जैसे आप तो ऑब्वियसली इंडिया याद आता है। नहीं, मैं तो अभी जैसे 7 महीने के बाद लंबा समय फिर ये हो जाता, घर याद आता, अपना फ्रेंड सर्कल याद आता कि नहीं हम बैठेंगे बातें करेंगे, क्योंकि है आदत तो अपने फ्रेंड सर्कल की। अब उन बच्चों की कंडीशनिंग वहाँ के अकॉर्डिंग हो गई, क्योंकि उनका वहीं का फ्रेंड सर्कल है, उन्हीं के साथ अपना घूमना फिरना। एक उनकी सबसे अच्छी बात, सैटरडे संडे पूरी फैमिली आउटिंग पे जाएगी। अच्छा, वीकेंड्स। हमारे सामने वाले पड़ोसी तो उनका पैर में फ्रैक्चर, उसके बाद भी व्हील चेयर पे बैठ के, घर में कोई नहीं। और जैसे अपने यहाँ तो किसी बुजुर्ग को चोट लग गई तो नहीं कहूँगी क्या करेगा, पड़े रहना, अपना आराम कर ले, ये हमारी कॉमन लैंग्वेज है, अपने को होती है। तो वहाँ उनके जो पोते हैं या बेटा वो लेके जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो खिंच के जा रहे हैं, बहुत खुशी से। अभी मैं भी जाऊंगी तो यूएस की 15 से 16 जो डिफरेंट उनके प्रोविंस है, स्टेट्स हैं, वहाँ मैं घूमे हूँ।
हर बार कहीं ना कहीं ये नई नई चीज़ें हम देख के आएंगे। और वो बच्चे कहते हैं कि हमें निकलो अब दुनिया से, वो कुछ नहीं करना, सिर्फ घूम के अलग अलग जगह पे घूमो। और एक और अच्छी चीज़, वो लोग सच बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं। किसी को बुरा लगे उनको कोई मतलब नहीं। अपने यहाँ तो आधा टाइम तो हम औपचारिक रूप से झूठ बोलते हैं मन रखने के लिए, वो नहीं बोलते झूठ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कुछ कहना सीधा कहना है। अब जैसे हम यहाँ जाते हैं, कोई जेंट्स आ रहे हैं, उनके हाय गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। अपने यहाँ तो नमस्ते करने के बाद भी भड़क हो जाती है, इस लेडी ने नमस्ते क्यों करी, कौन थी, क्या था। और उनका ना जैसे मतलब बंदा कहीं भी खड़ा है, स्टेयर्स पे चढ़ रहा है या उनकी लिफ्ट में है, वो लोग खड़े हैं तो एंट्री करते हाय। मतलब बगैर बोलचाल के कोई नहीं निकलता। हमें जो बचपन का याद है, जैसे हम गांव में थे तो सब राम राम करके निकलते थे। राम राम, वो एक अच्छा कल्चर था। तो उनकी वो हाय भी वैसी है जैसे अपने गांव वाले राम राम करते थे। वो करते थे हर किसी को राम राम भाई, राजिए भाई, पूछ बोल के निकलना। अब हम जितने एजुकेटेड हो गए, हम कुछ ज्यादा सिकुड़ते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। दूसरा, एक अजीब सा माहौल है कि हम उसमें किसी से बोलते हैं तो भी सोचना पड़ता है कि हम बोले या ना बोले। पर उनका ये मुझे कल्चर अच्छा लगा कि अननोन बंदा कोई भी हो। दूसरा, हम यहाँ कहते हैं ना कि इतने भीड़ भड़ाके में महिलाएं हैं, तो यहाँ नोइंगली टच करते हैं बंदे, अपनी लड़कियां भी हैं, यंग लड़कियां का। वहाँ कितनी भी भीड़ हो, आपकी बॉडी कोई टच नहीं करेगा। अच्छा। और गलती से भी कोई टच होगा, ओह सॉरी, मतलब इतना बंदों का जो तहजीब, जो वर्ड है ना हम कहते हैं संस्कार और तहजीब, वो मुझे वहाँ देखने को मिले। किसी भी महिला ने, जैसे मैं जिम जाती थी तो जिम में बहुत छोटी ड्रेस पहन के आती, कोई नहीं मुड़ के देख रहा उनको। मतलब जितनी सेफ लड़कियां मुझे वहाँ लगी ना, यहाँ मैं नहीं सोच सकती। अपने यहाँ तो जिम में लड़की यूँ आ जाए तो सारी एक्सरसाइज छोड़ के उसी को देखें, कुछ नहीं, सभी अपने उसमें बिजी। महिलाएं भी जैसे मेरी उम्र की थी, वो भी अपना शॉर्ट्स टी शर्ट में घूम रही है, कोई कुछ नहीं देख रहा। मतलब ये मुझे यूँ लगा कि मैं भी उनके लिए अननोन थी। लिफ्ट में दो बंदे उनका खड़ा कोई, तो उनको मैम यू फर्स्ट। मतलब ये भी देखो कि कितने उसकी बात है। जो मैडम बच्चे हैं स्कूल क्योंकि आपका लंबा करियर स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उसके आप एक्सपर्ट हैं, उस पे आपने सर्व किया है कई दशकों तक। वहाँ के बच्चों पर कितना प्रेशर है? यहाँ तो बहुत प्रेशर है स्कूल के बच्चों पे। वहाँ कोई प्रेशर नहीं है। वहाँ मैंने देखा कि 2nd क्लास के बच्चे का जो सिलेबस था वो अपना KG के स्टूडेंट का है। वहाँ क्या करते हैं, छोटे बच्चों को, जैसे इंडिया की भी कुछ टॉपिक्स थे, इंडिया फेस्टिवल्स पे, दिवाली का था, दिवाली पे पढ़ा, इंडिया का मैप दे रखा है। देन एक तरफ पटाखे छुड़ाते हुए बच्चे दिख रहे हैं, एक तरफ दिया लगाती हुई महिला दिख रही है एक पेज पर, तो ये पिक्स हैं खाली। उसके आगे छोटे छोटे सेंटेंस है कि भाई ये इंडिया में ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये सब है। मतलब वो क्रेमिंग वाला सिस्टम नहीं है, जस्ट समझाने वाला है। हार्डली 10 पॉइंट्स होंगे उनके बस कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कैसे करते हैं, फिर उनके पिक्स हैं, उनसे क्लियर हो जाता है। तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, कोई पेन कॉपी का सीन नहीं, छोटा बच्चा जा रहा है, खाली इसको थियोरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, ये है, ये है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर। यहाँ तो नर्सरी के बच्चे के लिए एक फिक्स सिलेबस है कि उनको करवाना ही करवाना है, उसमें वो नहीं कर सकते कि हम अवॉइड करें। और सबसे जो बुरा हाल हुआ है ये है प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं क्यों गलतफहमी है कि छोटे से बच्चे को, उनको लगता है कि बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वो इतना प्रेशर डाल देते हैं कि नॉलेज तो बच्चे को घुमाने ले जाओ। अब जैसे इन दिनों में है, खेत की तरफ ले जाओ कि जो क्रॉप है वो कैसे तैयार हुई है, उसका कलर कैसा है, किसान कैसे काटेगा, ये नहीं दिखा रहे, उसको कॉपियों में लिख के रटवा रहे हैं। सही में टीचर टिक कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स, उनका क्या काम था कि हैंडराइटिंग के वर्ड फॉर्मेशन ठीक था, बच्चे ने गलत तो नहीं लिखा, या टीचर ने गलती से गलत को तो चेक नहीं कर दिया, कि ड्यूटी नहीं थी, मजबूरी थी। क्योंकि उसमें क्या था कि बेसिकली बच्चे को चैप्टर का नाम बताया कि ये है सीजनल क्रॉप्स हैं, नाम बता दिया। उसके बाद उन बच्चों को वहाँ लेके जाओ, फिर उन खेतों में दिखाओगी भी क्या है। देन इरिगेशन के लिए उनको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो दिखा दो, कैसे ट्यूबवेल चला के दिखा दो, पाइप से जैसे भेज रहे हैं कि पानी पहले खाल में से चलता था, नालियाँ बना देते थे, कि अब हम उस पानी को भी बचाने के लिए हम पाइप्स का इस्तेमाल करें ताकि सीधा वही पानी जाए जहाँ पे हमें ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें बताएं बच्चों को कि क्या फ़ायदा होगा, कि भाई इकोनॉमिकली भी प्रॉफिट होगा,
कि उसके बिजली का बचत कम होगी, पानी, क्योंकि पानी जब चलेगा तो पहले सोखता हुआ चलेगा। जी। मे भी जहाँ से नाली निकली हुई है वहाँ दूसरी फसल ऐसी हो कि उसको पानी की ज़रूरत नहीं। तो बहुत सारे फायदे हैं कि हम क्यों वहाँ तक लेके जा रहे हैं। और एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है स्कूलों में? रट्टाफिकेशन वहाँ पे? वहाँ नहीं है, वहाँ रट्टाफिकेशन नहीं है। अच्छा, वहाँ नहीं आता तो बच्चा सीधा कहेगा सॉरी, ओनली बस सॉरी। टीचर डांट नहीं सकते उसको, सॉरी मैम क्लियरली बोलेगा, क्योंकि बच्चा सॉरी कह रहा है तो बच्चे की कमी नहीं है, वहाँ टीचिंग फैकल्टी की कमियाँ हैं कि बच्चा सॉरी क्यों कह रहा है। यहाँ का मैं बताती हूँ कि एक बच्चे का पेरेंट आया, कॉपी लेके आया, बिल्कुल रेड कॉपी हुई पड़ी, एक गलती से अल्फ़ाबेट पे टीचर का टिक नहीं था। बोला मैडम जी देखो आपकी टीचर ने क्या कर रखा, या चेकिंग हुआ आग्रह। मैं कहा देखी मैंने कॉपी, मैं कहा हर वर्ड पे लाल पेन का क्रॉस 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 चल रहा है। टीचर थक जाता, कितने क्रॉस करेगा, अंडरस्टूड हो गया ये गलत है। तो मैं कहा ये इतने क्रॉस में आपको समझ में नहीं आया कि वो क्या करना चाह रही है। ये कमी, क्योंकि हिंदी में एक्सपर्ट है हर पेरेंट। अब गांव वाले क्या करते हैं, हिंदी की मात्राओं में तो पक्के हैं, बस उसी से वो जजमेंट करेंगे कि टीचर अच्छा है खराब है। मैंने कहा भाई बाकी भी देख लिया करो, क्योंकि बच्चों का क्या हाल है अपने स्कूलों में कि ये चौखट पे तोता की तरह लटके हुए हैं। अच्छा, हाँ जैसे बुआ तोता बांध के जाती है, तो वो तोता इतने लटकेगा, इतने खाते नहीं आता। जिस दिन उसने जोड़ी चढ़ाई तो पहले तोते नटा होगा, है ना। तो बच्चे वही बने हुए हैं कि बच्चे ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। अब दुकानदार ने कह दी भाई 49 रुपये है, तो बालक खड़ा हो जाएगा वहीं पे कि ये कौन सी लैंग्वेज है, या 69 क्या है, 59 क्या है, 59 क्या, 79 क्या है, 89 क्या है, खड़ा हो गया वहीं पे। तो हमने क्या कर रखा है कि बेसिकली अपने बच्चे को बेस को डगमगा दिया हमने। वो पहले कहते थे ना कि नीचे से 38-32 का बेस लेके चलो, अब ऊपर तो हम पिलर्स पे आ गए, चाहे 4 इंची भीत निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जो पिलर्स जैसे बिल्डिंग में ऊपर खड़े करे हैं, तो हमने नीचे भी पिलर ही पतला सा खड़ा कर दिया। बच्चे का बेस नहीं है हमारे का। कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड हैं या बहुत ज़्यादा अपने बच्चे में इंटरेस्ट रखते हैं सिखाने में, उनके बच्चे ठीक है। एक आम पेरेंट जिसके बच्चे जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स थे, उन्हें यूँ ही नहीं पता कि कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं। मेरे फादर की डेथ हो गई, जब तक यूँ कहते बेटी, बोला न्यू नहीं मेरा भाई घड़ी ही पढ़ रही है, मतलब वह 17-18 साल तक पढ़ देंगे, तो अंदाजा लगाओ कितनी एजुकेशन हो गई। नहीं बता पाते। अब हम ये पूछते कि हमें क्या बनना है, ना तो हमें पता था ना दूसरों को पता था। अब मैं यहाँ आई तो 11th क्लास में IC कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो 8th क्लास में मेरी माँ गीत सुन रही थी, पनघट कार्यक्रम आता था 12:30 बजे रोहतक से। तो मैं उससे कुछ पूछ रही, उसने थप्पड़ मार के नहीं बोली सुन, दिखाई नहीं दे रहा, मैं सुनने लग रही हूँ, क्योंकि वो गीत के साथ गुनगुना रही थी, वो उसका रिदम डिस्टर्ब हुआ। तो जैसे ही थप्पड़ लगा, मैं कहा एक दिन मैं बोलूंगी ऐसे ही, फिर मुझे इतनी ध्यान से सुना। फिर मैं 11th क्लास में आ गया, मैं एडमिशन में ध्यान नहीं था, तो मैंने गेट पे पूछा, मैं कहा अंकल वो रेडियो स्टेशन कहाँ है? तो बोले बेटा 2 गेट छोड़ के तीसरा है। मैं कहा ठीक है। पहले ही दिन मैंने क्लास से बंक करके मैं ऑल इंडिया रेडियो पहुंची, वहाँ गेट पे जाके कहा, मैं कहा जो सबसे बड़े अंकल है ना उनसे मिलना है, उसको सोचा कि रिश्तेदार होगी। तो बोले बेटा ऊपर जाके सीढ़ियाँ और सामने ऑफिस है, तो जो डायरेक्टर साहब बैठे वो मीटिंग ले रहे, 4-5 बंदे बैठे। हम गांव से निकले थे, हमें क्या पता मीटिंग क्या होती है। गेट खुला था तो मैंने कहा अंकल नमस्ते, मैं आ जाऊँ अंदर? बोले बेटा अंदर तो तू आ गई, और आ जा। तो बोले हाँ बोलो। मैं कहा अंकल मुझे 12:30 बजे बोलना है और शाम को 6:15 बजे जो प्रोग्राम आता है उसमें बोलना है। अब कैसे बोलना है वो आप बता दो मुझे। तो वो सारे मुड़ के बोले भाई ये गुड़िया जरूर बोलेगी, इसका फॉर्म भरवाया। तो उसने एक बंदे को बेल बजा के बुलाया, भाई इसको ये फॉर्म दो। मैंने फॉर्म भरा तो लेटर आया, बोले जी ऑडिशन है आपका। अब ऑडिशन का मीनिंग ही नहीं पता, पर मुझे यूँ था ऑडिशन जो भी चीज़ है बस मुझे वहाँ जाना है 11 बजे। अब मैं 11 बजे पहुँच गई, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आ रहे, तो उन्होंने एक पेज दिया, उसमें थे उर्दू और हिंदी के वर्ड, जैसे गज़ल, स्वतंत्रता, आज़ादी, वो बिंदी कहाँ बोलनी, ये सभी। तो उनके पेरेंट्स ना बोल के बता रहे। अब मैं सुनने के लिए नज़दीक जाऊं तो वो चुप हो जाए। अच्छा हम गांव के, हमें वो हिंदी भी हरियाणवी में आती थी, हमें हिंदी नहीं बोलनी आती थी, कितने सारे वर्ड हम फिर हरियाणवी बीच में यूज़ करते। तो कोई ना बताए, मैं खड़ी हूँ, मैं पढ़ूँ उसको, मैं कहा मैं ये सब क्यों ऐसे बार बार बच्चे को करेक्ट कर रहे हैं। अब जो स्टाइल था उससे मैंने पढ़ लिया। तो वर्मा जी आए बाहर से, रेडियो स्टेशन पर असिस्टेंट डायरेक्टर थे शायद उस टाइम। तो मैंने कहा अंकल रुको, एक बार ये पेज ना मुझे बोल के बता दो। बोला बेटा तुम क्या आए हो? मैं कहा ना आज ना ऑडिशन है।
कौन आया तुम्हारे साथ? मैं कहा कोई नहीं आया, मैं तो छुप के आई हूँ अपने घर से, पर आप मुझे एक बार पढ़ के बता दो। तो उसने पढ़ के बताया, तो बता के मैं ध्यान से सुना कि क्या है। उसके बाद वो चल पड़ा, नहीं बोले लो। मैं कहा नहीं अंकल रुको, मुझे सुन के जाओ कि मैंने ठीक सुना या नहीं सुना। फिर उन्होंने बोला अच्छा बेटा बोल तो मैंने बोलना शुरू किया। फिर एक वर्ड में मेरा नीचे वाली बिंदी में नहीं लगा था, बोले इसको ऐसे बोलना जो थोड़ा नाक से साउंड निकालो। मैं कहा ठीक है। देखे, मैंने कहा थैंक यू भी नहीं कहना आता था, थैंक यू भी आज आदत पड़ी हुई है। तब तो ले गए अपना चले, और वहीं ऑडिशन लेने के लिए बैठे। आपको ऑडिशन तो हो चुका था? उन्होंने मुझे कई साल के बाद बताया कि बोला मैं ये देख रहा था वो गुड़िया कब आएगी। बोला उसने तो मेरा इंटरव्यू ले लिया सुबह कि सुनो पहले मुझे सुन के जाना। तो फिर यहाँ जैसे कलाकार के रूप में फिर कंपेयर के लिए अप्लाई किया, तो बहुत सालों कंपेयर भी रही मैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी रही, लिखती भी रही साथ में। तो बस यही देखते थे कि कुछ बच्चों को लगन होती है नकल करने की। मुझे आदत थी नकल करने की, मैं सिर्फ नकल करती हूँ। मैं वहाँ जाऊँगी तो बस उनको देखती हूँ उनका टर्न आउट कैसा है, नेक्स्ट डे मेरा टर्न आउट उनके बराबर होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये अलग से है। यहाँ भी हम देखते कि कोई क्या चीज़ है, बनी मुझे बोलना है। फिर एक बार टीवी पे हिसार से वो आया, तो हिसार पे जाके मैं कहा लो आज तो कैमरे पे दिख रहा है। मतलब चाव चढ़ता था कि क्या क्यूरियोसिटी इतनी थी। फिर कभी गाने का मौका मिलता तो गा देते। ये था कि सुनने के लिए जिसका सुन लिया ना उसको घर जाके नकल करना। बाद में पता लगा कि ये तो कलाकार है। मैं कहा अच्छा ये कलाकारी थी। क्योंकि गांव से जब बच्चे निकलते हैं ना तो उनको खुद की गुण नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं जी। हम तो बाहर ये था कि मेरे को ही होता कि कोई मुझे कहे ना ये तुम नहीं कर सकते, मैं उसी टाइम सोचती हूँ पहले ये काम करना बाद में दूसरा, फिर उसको बताती थी वो काम हो गया जो मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा मैडम, थोड़ा सा दोबारा से एक बार विदेश पे चलते हैं। ओके। फॉरेन में स्कूली शिक्षा के बारे में आपने बताया, और आपने वहाँ की सोशल जो कनेक्ट है उसके बारे में बताया। वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, मतलब क्या वो जैसे हमारे यहाँ ना पेरेंट्स को लेकर के बड़ी इमोशनल रहते हैं लोग, सेवा करते हैं नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन सुनने में बहुत आता है माँ बाप की सेवा करो, ये करो वो करो। वहाँ क्या माँ बाप का बच्चों के साथ, जैसा कि कहा कि वहाँ अमेरिका में या कनाडा में विदेश की धरती पे माँ बाप की ज़्यादा वो नहीं तो ओल्ड एज में चले जाते हैं, या बच्चे 18-19 की अलग घर बना लेते हैं, क्या हकीकत क्या है? वहाँ के पेरेंट्स का माइंडसेट अपने भारतीय पेरेंट्स जैसा नहीं है। वो सेल्फ फोकस्ड हैं, क्योंकि सारी लाइफ उन्होंने अकेले काम करके निकाली। वहाँ खाली तो कोई बैठ ही नहीं सकता, सभी को काम करना है। फिर जब वो एजेड हो जाते हैं तो उनको भी पता है कि जैसे तुम बिजी थे तुम्हारे बच्चे बिजी हैं। हाँ, वीकेंड्स पे सभी अपना इकट्ठा घूमते हैं। और वहाँ भी कुछ फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ कैसे मतलब जैसे वैरायटी अपने यहाँ भी है ना कि कुछ घरों का माहौल बहुत अच्छा होता है, कुछ का मारपीट वाला होता है, कुछ घरों में ऐसा है कि दादी पोता भी दादी दिन पीटने लग रहा है, बेटा भी पीट रहा है। तो अलग अलग है वहाँ पे भी। और वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी सैटरडे संडे घूमते हैं सुबह भी। अब वहाँ 7-8 बजे आप देखोगे तो उनके रेस्टोरेंट्स में सभी बुजुर्ग ऑलमोस्ट कॉफ़ी पीने वहीं आते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। जैसे अपने यहाँ रेस्टोरेंट में हम लोग आधा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठते, वहाँ कई घंटे बैठते हैं। उनके अलग से सीट्स अपना बनी होती है, वहीं पे ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। तो वो जहाँ बेटा रहता था उसके सामने ही रेस्टोरेंट था। सुबह मान लो वो 8 बजे आके बैठे हैं तो वो 12 बजे के करीब वहाँ से उठ के जाते थे। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे भी कंप्यूटर्स लेके कॉफ़ी लेके अपना बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि सुबह इतने कस्टमर नहीं होते, उनका भरा भरा दिखता है। तो ये भी ट्रेंड अच्छा लगा वहाँ। और यहाँ हम लोग क्या है कि हम लोगों की सेवा भावना शब्दों से होती है। ये कड़वा सच है कि नहीं हमारे बुजुर्ग इतने बड़े हैं, घर में तो सारे वो नहीं कहना बेटा इधर आइए, टाइम नहीं है, रुक जाना, ये करना है बता, आके बता दिए, ये फैक्ट है। हम भले ये कहें, अब हमारी माँ है वो बुजुर्ग हैं, बहुत बार बोलती है। जब हम कई महीने के बाद जाते हैं तो अपनी माँ को ना हम सब सुनते हैं। फिर थोड़ी देर में मेरी माँ वही बातें फिर बताएगी, वही बातें फिर बताएगी। तो जो बंदा सारा साल उनके साथ रहता है उनको पता है उनकी जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। फिर जाएगा हमारे जैसा कभी कभार जी। फिर वो उनको ये बेटा बैठ जा, फिर हमें लगेगा हाय देख बेचारों की कोई सुनता नहीं, सुनने वाला तो चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक तो मुफ्त के सलाहकार हैं हम। हाँ, सलाहकार तो हम अपने ऊपर लागू नहीं करते। कितनी सारी चीजें ऐसी हैं
कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगी, वो हमने शब्दों से ये समझदारी करके बाहर दिखानी है। क्योंकि हम सारे इमेज कॉन्शियस हैं, झूठे हैं, दिखावटी हैं। जी, कड़वा सच है ये। ठीक बात है। तो अभी मैं जैसे वहाँ दूर से सोचती, अब मैं अपनी माँ के पास रुकी तो वही बातें रिपीट करना, ये करना, और ये चीज़ें भूलने की आदतें और ये सब तो उनके वहाँ भी है। पर उनका ये सुख है कि वो दोनों एजेड, दोनों होंगे 85 to 90, जो पेयर हाथ पकड़ के चलेंगे सड़क पे भी, कि बीपी की प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो। हमारे यहाँ तो हाथ पकड़ के क्या, मतलब एक हस्बैंड 100 मीटर आगे मिलेगा, वाइफ 100 मीटर पीछे मिलेगी, और साथ में चल पड़ी है तो नहीं कहूँगी देख क्या आग लग रही है, क्योंकि हाथ पकड़ के चल रहे हैं, या कड़े बाजी जाए या कड़े बाजा जाए, मतलब एक कॉमन सी चीज और है। वो सारा बोझ लेडी के ऊपर होता है। हाँ, सारा बोझ लेडी के ऊपर। वहाँ मैंने ये देखा कि हस्बैंड वाइफ दोनों रेस्टोरेंट में बैठेंगे, ब्रेकफास्ट किया, फिर पार्क में घूम रहे हैं, वो घर नहीं जा रहे, खा पी के पार्क में घूम के फिर वहाँ बैठेंगे, फिर आराम से जाएंगे। मतलब एक तो होता समय को खिंच के निकालना, एक होता अपने आप में बिजी होना। कुछ ऐसे घर हैं कि जहाँ बच्चे सब साथ रहते हैं, पूरा परिवार बड़े मजे से हैं घूमने, क्योंकि जब घूमने निकलते ना तब दिखता था कि ये गाड़ी में सारा सामान रख के, बच्चों के साइकिल भी साथ लेके जाएंगे कि हम जहाँ जा रहे हैं बच्चे वहाँ साइकिलिंग करेंगे, खाने के लिए अपने चटाई वगैरह सब बिछाएंगे, घर से खाना लेके जाना। और एक और अच्छी बात, अपने यहाँ गेस्ट आते हैं तो सारा काम घर की महिला के ऊपर होता है, किचन का। ये होता है। वहाँ यदि फैमिली जा रही है तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ बना के लाएंगे, पहले ही टाई अप करके जी। कि मैं ये लेके आ रही हूँ, मैं ये लेके आ रही हूँ, सभी बैठ के और इकट्ठा खाएंगे। सभी अपने बर्तनों को कोई सिंक में नहीं रखे जाएगा, सारे अपने बर्तन धो के रखे जाएंगे, मशीन में, मतलब पानी में से निकाला और डिश वॉशर में रख के चले गए। या तो घर की महिला ही सबको खिलाएगी पिलाएगी। हाँ, तो फिर अभी चेंज क्या आ रहे हैं, अब आपने 2 मेहमान इनवाइट करने हैं तो वाइफ का पहले फेस एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा कि बुलाऊंगा ना बनाऊं, नहीं तो अनु कहेगी मैं नहीं बनाऊंगी, देख लिए। और फिर इंडियन घर में आ गए, ये जवाब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आने वाले भी पहले ही तैयार हो के आते हैं, 2-4 चीजें एक्स्ट्रा बनेंगी, डिस्प्ले होगा, ये होगा। वहाँ ये फंड नहीं है। अपने यहाँ तो डाइनिंग टेबल पूरा यूं सजा के रखना, वो अपना सभी आए, सभी ने रखा, अपना खाया पिया चले गए। कोई उनके जाने के बाद ये नहीं है कि भाई ये काम हमारा बढ़ गया, ये सबसे अच्छी बात है। अब महिलाएं क्यों खींचती हैं, घर का काम करना, नौकरी करनी, बच्चों को पढ़ाना, उनका वो देखना, फिर सुबह की तैयारी करनी, गेस्ट तो एक्स्ट्रा हो गए। और यही रीजन है कि हम सोशलाइजेशन से दूर होते जा रहे हैं। अभी जिसके घर में पढ़ी लिखी बहू है तो पहले नहीं होगा भाई रहने दो रे, वो चाय भी माथा फोड़ के देगी, नहीं तोड़ी गेरे क्या होगी, वो चाय भी ना अच्छी लगे। तो भाई तुम डिपेंड क्यों हो रहे हो एक पे। अब मैं अपने बेटे को देखती हूँ, दोनों बराबर काम करते हैं किचन में। अच्छा, बिल्कुल। अब वो एक किचन संभाल रहा है तो बेटा वहाँ से उनके इलेक्ट्रॉनिक वो है पोछा जो लगाते हैं, उससे पूरा घुमा देगा उसको। तो ये बेटे को अपने शुरू से ही आदत डाली काम करने की या वहाँ जाके सीखा है? मैं क्या करती थी, यहाँ इंडिया में दोनों बच्चों को बराबर काम कराती थी। बेटे को भी? एक बर्तन धोएगा तो एक झाड़ू पोछा करेगा। तो ये क्या करते थे, वैसे नहीं करते मम्मी हेल्दी हो तो। मेरा रूटीन था कि संडे वाले दिन मुझे बीमार पड़ना है। अच्छा। तो मैं सुबह उठते नहीं थे, ऑलरेडी फ्रेम्ड था, काम वाली को मना कर दिया जाता था कि तेरी छुट्टी है संडे की, तूने नहीं आना। अब मैं उठ के विटामिन की टेबलेट, में कहा बेटा मेरी दवाई लेके आओ, थोड़ा हाँ कलाकार तो था ही दिमाग, तो वो सारी कलाकारी उनके साथ झाड़ती थी। मैं कहा बेटा बिल्कुल नहीं उठा जाता, बच्चे उठते, मैं कहा बेटा चाय दे दोगे, अब बच्चे देखे माँ बीमार है तो चाय बन के आएगी। मैं कहा बेटा कुछ ब्रेड वगैरह, शाम को ब्रेड ला के रख देती थी, मैं कहा थोड़ा सा वो ही दे दो शेक के, हो गया जी ब्रेकफास्ट भी। मैं कहा बेटा कोई आ ना जाए, यूँ करो ड्राइंग रूम को थोड़ा सा ठीक कर दो। अब वो झाड़ू पोछा दोनों भाई बहन डस्टिंग करने लग जाते। फिर मैं कहा बेटा दूसरे कमरे में ना एक मेरे गांव की थी, तो वो आते ही सारे दरवाजे खोल के सब चेक कर जाते। मैं कहा वो मौसी आ गई ना तो थोड़ा कमरे को भी ठीक कर दो, तो उसको भी ठीक कर देते। मैं देखती थी टाइम हो गया, मैं कहा चलो हो गया सारा काम, तो मैं थोड़ा सा ये देख लेती इधर, मैं कहा हो गया। फिर बच्चे, मैं कहा बेटा हो सकता मैं नहाने से ठीक हो जाऊँ, मैं एक बार नहा के देखती हूँ, गीजर ऑन कर दो। नहा के और उसके बाद मैं कहा बेटा अब तो ठीक लग रहा मुझे। फिर इनको आराम करो, दोपहर का खाना बढ़िया देती थी, वो सुबह का काम हो गया। तो ऐसे आदत डाल ली? ऐसे आदत डाल दी बच्चों की। अब पढ़ाई नहीं करते तो मैं क्या करती, मैं कहा बेटा ये पंखा है ना, ये साफ करना, टेबल पे टेबल रखो, एक ऊपर चढ़ो, एक नीचे से गीला कपड़ा धो के निचोड़ के देगा, दूसरा साफ करेगा। दोनों एक ही पंखा साफ करते थे। उसके बाद मम्मी हमारा इतना होमवर्क, हम पढ़ाई कर लें। मैं कहा बेटा पढ़ाई करवानी थी, ये तो मुफ्त में साफ हो रहा है।
तो यहाँ क्या है कि हम बच्चों को डांटने की बजाय हम स्किलफुली ये काम यूं भी कर सकते हैं। मैं कभी बच्चों को डायरेक्ट नहीं कहती थी बेटा तुम्हें ये करना ना, उससे पहले काम इतना बता देती। तो पढ़ाई वो काम से बचने के लिए उनको लगता है कि बेटर है कि पढ़ाई कर लो। मैं पढ़ने के लिए नहीं कहती थी तुम पढ़ो, मैं कहा नहीं बेटा। तो वो ट्रेनिंग काम आ रही है उनको, वो ट्रेनिंग काम आ रही है। फिर 10th में इनके बोर्ड का था, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, गुड़िया मैथ में वीक थी, तो मैं कहा कोई नहीं बेटा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं कहा मैं ना तेरे को ड्राइविंग अच्छी लगती है ना, कार चलाना अच्छा लगता है, सीख ली थी उसने गाड़ी। मैं कहा मैं तेरे ना हरियाणा रोडवेज में पहली महिला ड्राइवर लगवाऊंगी तेरे को। मैं कहा कोई टेंशन नहीं लेनी। तो बेटा दोनों, मैं कहा नहीं ये कंडक्टर होगा उसी बस में। मतलब उनको यूं करके ना पहले ही बता रहा हूँ, पढ़ाई पे नहीं प्रेशर डालना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे के रखती थी कि तूने बस चलानी, इसने टिकट काटनी। फिर ये बस में जब चढ़ते हो तो कंडक्टर की तो बुरी हालत होती है, ड्राइवर की भी। फिर यूं करते आप हमें ये बनाना चाहते थे। मैं कहा नहीं मेरा सपना तो बहुत ऊंचा है, पर क्या करते, प्रेशर नहीं डालना था मुझे, इनडायरेक्टली बच्चों को वो करना। तो अच्छा था बच्चों का। जी जी। एक यहाँ इंडियन पेरेंट्स की ना, जैसे अभी पीछे मैं कनाडा थी, एक बच्चे ने सुसाइड किया, पंजाब के बच्चे ने। जी। सुसाइड क्यों किया कि बच्चे का मन नहीं लगा, उसको आए साल भर हो गया था, वो बच्चों के साथ वैसे भी रोता रहता था हर बात पे। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स ने कहा भी बेइज्जती हो जाएगी, इतना पैसा लग गया, तू ना आराम से वहीं पढ़ ले, मन लग जाएगा। वो बच्चा इतना परेशान हो गया कि ट्रक के आगे कूद गया, और ट्रक ड्राइवर भी अपने इंडिया के ही। तो वहाँ तब यूँ लगता है कि हम ना पेरेंट्स से इतने, मतलब ये ऐसे भी मत बनो कि बच्चों से इतने सपने रखो, क्योंकि वहाँ पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। क्योंकि हमें ना डॉलर की वैल्यू पता है कि हम 1000 कमा रहे हैं रुपए, और उन्होंने 1000 डॉलर कमा लिए, तो वो कई हजार हो गए। ये इस धोखे में ना बच्चों को हम भेज देते हैं, और कितने सारे पेरेंट्स ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि एजेंट के थ्रू भेजते हैं। वो इतना वर्कआउट नहीं करते। भाई IDP एक इंस्टीट्यूट है, तुम उसके थ्रू बच्चों को भेज दो जी। कोई पैसा नहीं लेते। वो दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, वहाँ उनसे बता दो कि हम अपने बच्चे को ये करना चाहते हैं, ये हमारी मेरिट लिस्ट है बच्चे की। वो उन कंट्रीज में उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में सजेस्ट करेंगे जहाँ उनको जाना चाहिए। तुम फिर पूछते भी हैं कि कनाडा में रहना चाहते हो, PR भी चाहते हो, तो उसके लिए वो वैसे भी इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करेंगे, तुम वहाँ जा सकते हो, वहाँ तुम्हें PR मिल सकती है। लेकिन यहाँ जो एजेंट है, जैसे मैं सुनती हूँ कि इतने लाख रुपए में बच्चे को भेजा, ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अमेरिका अपना बेटा भेजा, सिर्फ 7.5 लाख रुपया खर्च था मेरा, उसमें फीस भी इंक्लूड थी, टिकट भी इंक्लूड थी, और बच्चे को जहाँ जाना था वो भी किराया दे रखा था, कोई पैसा नहीं देना एक्स्ट्रा। तो पेरेंट्स को भी ना थोड़ा सा खुद वर्कआउट कर ले, और इतना भी ना करें कि ज़मीन बेच दी, एजेंट को पैसे दे दिए, बच्चे को भेज दिया, फिर उम्मीद रखनी उस बच्चे से। वहाँ बच्चे ना दुखी भी बहुत है। खास करके हमारे एक लंदन से साथी आए थे, वो ये बता रहे थे कि लड़के तो फिर भी किसी न किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो बेटियां हैं, खास करके किसान परिवारों से जिनके माँ बाप ने अपनी ज़मीन बेच करके भेजा हुआ है, और फिर वो सपोर्ट नहीं कर सकते मॉनिटरली, तो लड़कियों का तो बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है। फिर वो क्या करते हैं कि लड़कियां भी, जैसे बॉयज़ वहाँ जो कमा रहे हैं उनको लिफ्ट देना शुरू कर देंगे, जेंट्स है वो फ़ायदा उठाते हैं फिर जी। अभी मेरी बेटी कनाडा गई, तो मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं लेना चाहिए, हरियाणा का ही भाई, मेरी एज का, मतलब छोटा, वो तो मतलब उसकी बच्ची समान थी। तो उसको कहा कि अरे तुम तो घर जैसी हो बेटा, ये है वो। गुड़िया ने मुझे बताया कि एक अंकल मिले, और इतने अच्छे अंकल, नहीं बेटा तो घर की बेटी जैसी है, तुम घर आओ, घर पे रहना, ये करना, साथ में माँ भी, उसकी वाइफ, बच्चे वाला। तो उसके बाद जब वो गुड़िया को घर गई उनके, तो उसके बाद बोले, जब वो आंटी बैठी, दादी बैठी, तब तो नॉर्मल अंकल बात कर रहे थे। वो जैसे उठ के गई तो वो कह रहे, मैं तो ना मतलब कामयाब होने के लिए नेकेड तक हो सकता हूँ, कि मुझे कोई कहे तू कपड़े उतार के नंगा खड़ा हो जा, तो मैं वैसे भी खड़ा हो जाऊंगा। तो बोली मम्मी मैं डर गई। वो बच्ची आके बाहर बोली वो खाने के लिए, बोली नहीं अंकल भूख नहीं है, मैं बस मेरी क्लास है, मैं जाऊंगी। बाहर आते गुड़िया ने रोना शुरू कर दिया, मम्मी वो जो अंकल अच्छे थे वो तो बड़े गंदे हैं, वो तो ऐसे ऐसे बोले। मैं कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तू यहाँ से टैक्सी ले और अपना जहाँ तेरा रेजिडेंस है वहाँ जा। फिर मैंने उस भाई को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा भाई पहले ही दिन तेरे को इतना अप्रिशिएट किया, मैं तो तेरे को वोट ऑफ थैंक्स देने वाली थी, उससे पहले तू एक्सपोज हो गया। हाँ, अरे तू इतने छोटे बच्चे से क्या करे, कौन सी कामयाबी है भाई जो बच्चे को नंगा होना पड़ेगा। बच्ची पढ़ने गई है ना, मेरे पास बजट था तभी तो पढ़ने के लिए भेजी है।
तो बच्चे को ना ये बोले जब अंकल वो आंटी और दादी आए तो वो बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है भाई। तेरे को बतानी थी तो उनके सामने बताता। ठीक बात है, क्योंकि आगे कल को तेरी भी बेटी जवान होगी तो ये बताओगे अपने बच्चों को। तो वहाँ मैंने देखा कि इंडियंस ही इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। यही हमें हमारे जो लंदन से आए थे कि एक्सप्लॉइट करने वाला कोई बाहर का नहीं है, क्योंकि कमजोरी हमारे बच्चों की ये इंडियन ही जानते हैं। बिल्कुल। और यही सबसे पहले इन्हीं के पास हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन जब ये एक्सप्लॉइट करते हैं तो फिर मतलब उनको ये नहीं लगता कि कोई बच्चा है ना, जब बच्चा स्टूडेंट लाइफ में होता है ना तो उसको हर कोई मदरली फादरली फिगर दिखता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने से जान से ज़्यादा उनको केयर करते हैं, तो उनको भी लगता है कि भी हमारे उसमें है जी। पर मैं तो यही कहूँगी भाई, जहाँ भी हैं जिसके भी बच्चे आए ना उनको अपने बच्चों की तरह अटेंड करना चाहिए, और नहीं है तो दूर रहो, सबसे अच्छी बात है। क्योंकि आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, एम ओरिएंटेड है, और जो बच्चा माँ की सुविधाओं से दूर चला जाता है वो तो अपने आप ही स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसको आधे टाइम तो बच्चे भूखे सोते हैं वहाँ इंडियन जो गए हुए स्टूडेंट काम करते हैं। शुरू में तो भी $1 की इतने का खाना आएगा, उसमें भी वो आधा टाइम तो पानी पी गए कि चल बच गई है, भी सुबह खा लेंगे। एक बार खाना मंगवा लिया तो उसको भी आधा आधा करके आधा नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा। मतलब ये हालत है बच्चों की। फिर उनके ऊपर प्रेशर है कि पेरेंट्स को पैसे भेजने, क्योंकि उनको भी उम्मीदें रहती हैं कि पैसा चाहे वो लड़की भेजे चाहे लड़का भेजे। तो ये भी गलत भावना है। भाई बच्चों को वेल एस्टेब्लिश होने दो। अब मेरे बच्चे गए, मैंने कहा बेटा तुम्हें जितना आर्ट्स तुम्हें अलाउड है बस उतना ही करना, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से मैं भेज रही हूँ तो मैं अपना पढ़ते रहो। ठीक है। पर बच्चों ने कहा कि मम्मी यदि आप 12th के बाद भेज देते ना तो आज हम बहुत कामयाब होते, क्योंकि यहाँ स्किल बेस्ड जो नॉलेज है इनकी, या हम काम करते हैं जैसे वर्क प्लेस पे बच्चा बहुत जिम्मेवार बनता है जी, सीखता है, दुनियादारी को सीखता है, और इतनी मतलब प्रैक्टिकल थिंग्स देख के, और मतलब बहुत अच्छी वो है। अपने यहाँ भी यदि हम ना बच्चों को ये AA MA करके करने की बजाय यदि हम उनको शुरू से ये काम दिलाएं, इवन स्कूल बेस्ड है, जैसे 12th में बच्चा होगा तो 12th में एक कोई काम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा अर्न कर पाए, और कुछ नहीं तो कुर्सियां भरते हैं बच्चों को वो दी जाए कि भाई तुम एक कुर्सी भर के दिखाओ, जिंदगी भर के लिए तो अपने घर में आजकल जो कुर्सियां भरते थे तार से, उसके बेड 2 लाख रुपए वैल्यू आज इंडिया में, कि ये बेड फिर से आ गए जिनको हमने छतों पे फेंक दिया। हम बचपन में देखते थे कि वो दूसरे लेके आते और 2-4 साल में वो छत पे पड़ी हुआ करती सी कुर्सियां, क्योंकि वो तार कोई डलवाता था नहीं दोबारा, तो वो चीजें फिर से उसमें आ गई। तो बच्चों को ये चीजें भी सिखाएं तो बहुत अच्छा है कि उनको कोई प्रोफेशन मिले। अब मैंने मैम स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिकल कराया, बोले जी ड्राइंग टीचर अच्छा नहीं है, तो वहाँ की सारी दीवारों पे पेंटिंग बच्चों ने की। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जी, कि वो बच्चे अब जिंदगी में कभी भी पेंट करना होगा तो खुद कर सकते हैं, ड्राइंग करनी होगी, कोई घर को एस्थेटिक अपील देनी, बच्चा खुद दे सकता है। दीवार पे करवाया बच्चों से जी, मैं कहा करो भाई कुछ तो सीखो। पर वही बात है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है जो अपर लेवल से ही आएंगे जी। ठीक है ना। तो मैडम वैसे बातें करने को तो बहुत कुछ हैं, पर चलो समय की सीमा को देखते हुए आज आपसे वाकई में बहुत सारी बातें हमने जानी, और असली बात जो है ना कि जो जीवन का आपका जो आपने सीखा है, लाइफ से जो सीखा है ना, वो चीज़ें आज बाहर निकल के आई हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, यहाँ की विदेश की रिलेशनशिप की बात हो, और ख़ास करके जो आपने बात हमारे दर्शकों के लिए भी है कि अपने बच्चों पर इतना प्रेशर ना डालो विदेश जाने के बाद। कहीं आपके बच्चे, जैसे मैडम ने भी हाईलाइट किया कि बच्चे भूखा तक सोते हैं, गलत काम भी कई बार उनको मजबूरीवश करना पड़ता है, ऐसा ना करें। तो मैडम हम आपको फिर दोबारा से बुलाएंगे। अभी जो आपने बात बताई, आपने जो समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।